INC रेडी। आप सबको मेरा नमस्कार। और अमेरिका में वारंट जारी होने के बाद अडानी जी का दुनिया में डंका बज रहा है। और किस तरह से डंका बज रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर जो कुछ आज शगुफे छोड़े गए हैं उस पर प्रकाश डाला जाएगा। फ्रांस की बड़ी कंपनी है टोटल एनर्जी, दुनिया की 7 बड़ी एनर्जी कंपनीज में से एक है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% की हिस्सेदार है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब भविष्य में अडानी ग्रुप में कोई भी निवेश नहीं होगा। यह निर्णय भ्रष्टाचार, घूसखोरी, जालसाजी के जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, उसके चलते किया गया है। ये उनकी प्रेस रिलीज में है कि हमारी 0 टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर। तो टोटल एनर्जी ने आगे आइंदा निवेश ना करने की ठानी है। ये फ्रांस से कहानी आ रही है। एक अमेरिकी एजेंसी है जो अब रिव्यू कर रही है कि श्रीलंका का जो बंदरगाह, जो पोर्ट अडानी को मिला था, उसके लिए फाइनेंस रिलीज किया जाए या ना किया जाए। करीब $553 मिलियन का करार है, वो किया जाए या ना किया जाए। अमेरिकन एजेंसी ये रिव्यू कर रही है। श्रीलंका खुद अडानी पावर डील का रिव्यू कर रहा है और अलर्ट पर है। इजराइल में हाइफा पोर्ट जो मोदी जी के जाने के बाद मिला था, जैसे श्रीलंका की डील भी मोदी जी के कहने से मिली थी। और मैं नहीं कह रही हूं, वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है। इजराइल मोदी जी जब गए थे, वहां से लौटे तो हाइफा का जो एयरपोर्ट, हाइफा के पोर्ट का करार मिला था, वहां पर श्रमिक जबरदस्त विरोध में उतरे हुए हैं अडानी के खिलाफ। कीनिया के राष्ट्रपति ने तो सदन में बताया कि एयरपोर्ट की और पावर की डील को हम रद्द करते हैं, और हम सबका सिर शर्म से झुका। जिस तरह का जश्न कीनिया ने मनाया अडानी की डील रद्द होने का, एक हिंदुस्तानी कंपनी ने इस तरह हमारा सिर शर्मसार किया। कीनिया में भी मोदी जी की कृपा से ही कॉन्ट्रैक्ट मिला था, यह बात वहां के पूर्व राष्ट्रपति ने बताई थी। बांग्लादेश की कोर्ट ने अडानी पावर डील के जांच के आदेश दिए। ऑस्ट्रेलिया में पहले ही अडानी के खिलाफ जबरदस्त घोर विरोध और प्रदर्शन चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने अडानी से रिलेटेड, उनसे संलग्न करीब 2617 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं जालसाजी और हेराफेरी के आरोपों के बीच में। अमेरिका में तो डंका ऐसा बज रहा है कि वारंट इशू हुए हैं। तो हर ओर अडानी घिर रहे हैं, सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में वो सेफ रहेंगे क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। यहां असलियत यह है कि एजेंसियां मूक दर्शक बनी रहेंगी, वरना इतने संगीन, इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आज तक, अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अब आगे सुनिए आज क्या हुआ। आज रेटिंग्स एजेंसीज हैं, जो कंपनियां स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड रहती हैं, रेटिंग्स एजेंसीज उस पर अपना आउटलुक, अपनी रेटिंग देती हैं। तो उन्होंने अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों को, मूडीज और फिच 2 बड़ी रेटिंग्स एजेंसी हैं, उन्होंने अडानी की तमाम कंपनियों को डाउनग्रेड कर दिया, आउटलुक नेगेटिव कर दिया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह के आरोप लगे हैं, आने वाले दिनों में अपग्रेड की तो कोई संभावना नहीं है, डाउनग्रेड जरूर हो सकता है। यह रेटिंग्स एजेंसी की बात है। तो इधर से उधर से हर तरह से शेयर प्राइस आप भले बचाते रहिए, लेकिन शेयर मार्केट के जो बड़ी रेटिंग्स एजेंसीज है वो आपको डाउनग्रेड करके आपके ऊपर नेगेटिव आउटलुक बोल रही है। तो आज सुबह सुबह बौखलाए अडानी के तंत्र ने एक शगुफा छोड़ा। और ये कुछ नहीं है, ये गंभीर आरोपों के बीच बचने का प्रयास है, उनकी बौखलाहट है। लेकिन ये जरूर लगता है कि जब शगुफा छोड़ा जा रहा था तो शगुफा छोड़ने वाले ने शायद आरोप पढ़े नहीं, क्योंकि फटाक से वकालत का जामा पहनकर इस देश के प्रमुख वकीलों में से एक बचाव में उतरे। और उन्होंने ये भी कहा, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काउंट 1 से काउंट 5 में अडानी का नाम नहीं। वो बड़ी चतुराई से ये बताना भूल गए कि फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट अमेरिका का जो है, जो हमारा हिंदुस्तान में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अमेरिका का उन्हीं के नागरिक पर लागू होता है, वो विदेशी नागरिक पे लागू नहीं हो सकता है।
गौतम अडानी, उनके भतीजे विदेशी नागरिक है, वो भारतीय मूल के हैं, तो उन पर अमेरिका एफसीपीए के तहत आरोप लागू नहीं कर सकती है। लेकिन तमाम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अमेरिका ने अपने ऑर्डर में दी है, जिसका अभी मैं आपको उल्लेख करूंगी। और काउंट 1 और काउंट 5 जो बड़ी चतुराई से, जैसे वकील लोग काफी अक्सर करते हैं, घुमाकर जलेबी बनाकर बोला गया, लेकिन यह बात छुपाई गई कि एफसीपीए उनका नाम दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक नहीं है। लेकिन उसी एफसीपीए ने अजोर पावर, जो अडानी की पार्टनर कंपनी है, जिसने अडानी के साथ यहां पर कॉन्ट्रैक्ट एसईसीआई से किया, जिसने पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स का खरीद फरोख्त किया, जिसके ऊपर आरोप है, उसके ऊपर भी आरोप है रिश्वत लेने का। और तमाम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि क्या क्या किया गया। और अब मैं आपको बता देती हूं ऑर्डर का पैरा 47, जो साफ तौर पे कहता है गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों ने भारत में रिश्वत देने, रिश्वत की पेशकश करने, रिश्वत का वादा करने की एक योजना तैयार की और इस घूस के बदले सरकारों से बिजली कंपनियों को केंद्रीय पीएसयू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली करार साइन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यह ऑर्डर से कोट कर रही हूं मैं, पैरा नंबर 47। तो जो आज शगुफा सवेरे छोड़ा गया था, नाम नहीं है, वो लोग चतुराई नहीं, पाप कर रहे झूठ बोलकर। इसी ऑर्डर में यह भी कहा गया, और यह पैरा नंबर 49 से मैं पढ़ रही हूं, कि अडानी और उनके लोगों ने राज्य की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा पीएसएस को लागू करने के लिए, पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को करीब करीब 2300 करोड़ की घूस दी, घूस देने की पेशकश की और घूस देने का वादा किया। यह पैरा 49 से मैं पढ़ रही हूं, उसी ऑर्डर का पैरा 49 है। अब आगे पैरा 70 पढ़ लेते हैं, क्योंकि बीजेपी का ये दलील है कि इसमें हमारी तो कोई राज्य था नहीं। अरे जम्मू कश्मीर में आपकी सियासत चल रही थी, और यह सच है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश दोनों जगह संकट मोचक बने नवीन बाबू और जगन रेड्डी आप ही के मोहरे थे, हर बार आप ही के बचाव में खड़े रहते थे, आपके बार बार सपोर्ट करते थे। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने और हमारे घटक दल के मुख्यमंत्री ने तो खुल के कह दिया, जांच कर लीजिए, ये प्रीवियस गवर्नमेंट्स का किया हुआ है। तो बीजेपी जब ये कहती है तो उसका एक और जवाब है, और ये जवाब पैरा 70 में है, जिसमें कहा गया है कि सबसे उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, और कहा गया है कि सागर अडानी और विनीत जैन ने एसईसीआई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 2.3 गीगावाट पावर परचेजिंग एग्रीमेंट को आवंटित करने की जो प्रक्रिया थी, उसको पर भी गुपचुप तरीके से प्रभाव किया। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक पीएसयू है, भारत सरकार की एक कंपनी है, और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है। और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री पीयूष गोयल, आरके सिंह और प्रहलाद जोशी रह चुके हैं। तो ये जो बददिमाग प्रवक्ता और आधा पढ़ के आए लोग दलीलें देते हैं, दलील देनी चाहिए पीयूष गोयल को, दलील देनी चाहिए प्रहलाद जोशी को, और दलील देनी चाहिए आरके सिंह को, क्योंकि भारत के एक पीएसयू का नाम रिश्वतखोरी के मामले में, ये केंद्र सरकार के अंतर्गत एक पीएसयू का नाम रिश्वतखोरी के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी के दस्तावेज में है। यहां पर मैं एक बात और भी बताना चाहती हूं, एक बेवकूफी की दलील और दी जाती है। अरे अमेरिका में आरोप लगे, आप क्यों परेशान हैं? अमेरिका में लगे आरोपों पर इसी मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सीबीआई ने 2 मामलों की जांच की है। 2016 में ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर के ऊपर एफसीपीए फॉरेन करप्शन प्रिवेंट का जो एक्ट थी अमेरिका की, वो लगी थी, और उसी के आधार पर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सीबीआई ने एम्ब्रेयर के खिलाफ जांच की। लुइस बर्जर केस, जिसका नाम सुनकर हेमंत बिस्व शर्मा के हाथ पैर फूल जाते हैं,
लुइस बर्जर केस, अमेरिका की एक अदालत में घूस देने का मामला सामने आया। उस आरोप के आधार पर सीबीआई ने हिंदुस्तान में जांच की है। और आपकी समझ और बताने के लिए बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान की सेबी और अमेरिका की सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के बीच एक बायलैटरल एग्रीमेंट है। और अगर एसईसी की जांच में इतने गंभीर आरोप सामने आए हैं तो यह सेबी की जिम्मेदारी है, दे आर अंडर ऑब्लिगेशन कि वो जांच करें। तो यह दलील बिल्कुल नहीं चलेगी कि वहां आरोप लगाए हम क्यों जांच करेंगे, क्योंकि आपने बाकी केसेस में की है, क्योंकि आपने लुइस बर्जर केस में और एम्ब्रियर के केस में जांच की है। पर क्योंकि अडानी का नाम सामने आ गया है तो आपको सांप सूंघ गया है। हमारी एजेंसियां हाथ पर हाथ धर के मूक दर्शक बन गई हैं। किसी और पर भी आरोप होता तो आपको क्या लगता है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेबी ऐसे ही मूक दर्शक बने रहते। इनके हाथ पैर सिर्फ इसीलिए फूले हैं क्योंकि अडानी का नाम आया है। और एक बात तो सच है, यहां पर वो क्यों सेफ है और कैसे सेफ है, यहां पर उनसे कोई एजेंसी सवाल नहीं पूछ रही है। सदन में उनका नाम ले लो, चर्चा तो बड़ी दूर की बात है, नाम ले लो तो सदन स्थगित हुआ जा रहा है। सभापति चीख चीख कर कह रहे हैं कुछ चीज रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। उनके लिए नियम कानून बदले जा रहे हैं, उनके लिए पूरी सरकार, सारे मंत्री, सारे सांसद उनकी पैरवी करते घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में उतरी हुई है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा की जान एक तोते में है और उस तोते का नाम अडानी है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। इस मंच से हम मांग करते हैं कि लाखों करोड़ों की हेराफेरी, जालसाजी और रिश्वत के आरोपों से घिरे गौतम अडानी की जो विश्व जांच कर रहा है, विश्व की तमाम देश जांच कर रहे हैं, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं, हिंदुस्तान में निष्पक्ष जांच हो। इतने संगीन आरोपों के बीच इस मंच से हमारी मांग है उनकी गिरफ्तारी हो। हमारी मांग है कि संसद में गौतम अडानी के खिलाफ लगे आरोप पर विस्तृत चर्चा हो। और हमारी मांग है कि सत्तारूढ़ दल के सांसद, सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ दल बेशर्मी त्याग कर अडानी का बचाव करना बंद कर दे। एक व्यक्ति जिसके चलते हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर पे, हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट उद्योग जगत पे, हिंदुस्तान के मार्केट पे, मार्केट की क्रेडिबिलिटी पर, हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, हर चीज पर, हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर धब्बे लग रहे, दाग लग रहे, उनका बचाव बीजेपी और उसका तंत्र बिल्कुल बंद कर दे। आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट in English, and as you know, Mr. Adani has been investigated by various countries across the globe ever since those warrants have been issued by the United States. Total Energy of France has decided that it will not make any fresh investments in the Adani Group. Remember, Total Energy is one of the top 7 energy companies in the world. It has a 20% stake in Adani Green. They have decided no fresh investments. All investments have been stalled. We all know that the American agency is now reviewing whether the funding should be allowed or should not be allowed for the Sri Lankan port that has been given to Adani. We all know Sri Lanka itself is reviewing the Adani power deal, one that became a reality thanks to the intervention of Prime Minister Modi. Israel, the Haifa port is facing huge challenges with labor unrest. The Kenyan government has already cancelled a port, an airport and a power deal. Bangladesh court has ordered a probe into the Adani power deal. Australia has seen rampant charges of corruption and rampant protests all across Australia against Mr. Adani. Switzerland has frozen about 2,617 crore rupees connected to Adani on charges of misdeeds. America, of course, has issued the warrant. But in India, Mr. Adani continues to be safe. No questions are going to be asked to him. Not a single agency is going to act. And the government is going to look the other way and will do all it can to protect Mr. Adani. The reality is that ratings agencies like Moody's and Fitch
have downgraded Adani stocks and have kept their downgrade outlook to negative. They have also said it's unlikely the outlook will be revised to positive. It is very likely that they will be downgraded further. So this morning, the entire ecosystem of Gautam Adani and his company got together and issued certain statements. And it's important to remind what those statements are. A very senior lawyer in this country, who of course first gave the caveat, I'm not here to defend Mr. Adani, defended him with all the authority bestowed on him. He told reporters present there that count 1 and count 5 of the Department of Justice order does not name Mr. Adani. And that's the beauty of how lawyers sometimes skip the naked truth. The naked truth is that the Foreign Corrupt Practices Act mentioned in count 1 and count 5 can only be applied to American citizens. And because Gautam Adani is not an American citizen, his name doesn't feature there, but the reality is incriminating evidence and various mentions of Adani all through the order feature, and I will just talk about that in a bit. Azure Power, Adani's partner in America, has been named in count 1 and count 5. The reality also is that the documents of the grand jury of the Department of Justice very categorically state, and I will quote here, in para 47, it clearly says that Gautam Adani, Sagar Adani and others devised a scheme to offer, authorize, make and promise to make bribe payments to Indian government officials in exchange for causing state electricity distribution companies to enter into PSAs with the Solar Energy Corporation of India. Para 49, this is para 47 I quoted. Para 49 goes on to say that they offered and promised to Indian government officials approximately 2029 crore rupees in bribe for exchange of causing the state electricity distribution companies to execute the power supply agreements. It doesn't just end there. Para 70 goes on to name the Indian government PSU, the public sector undertaking right under the nose of the central government, the Solar Energy Corporation of India, which comes under the aegis of the New and Renewable Energy Ministry. And it says that SECI was influenced to change its process of allocating 2.3 gigawatts of PPAs to India's energy companies. Those are the charges. Very, very strict charges against a government PSU, and the reality is that not one person who has held that ministry, Piyush Goyal, R.K. Singh, Prahlad Joshi, not one person comes to the fore and makes any case for it. An Indian PSU being named in the order. One of the arguments that the BJP gives very often is that these charges are being made in the US. Why do we investigate? Well, this very BJP government, headed by Narendra Modi, got the CBI to investigate Embraer, which was facing similar charges in the United States in the Department of Justice, got them to investigate the Louis Berger bribery scandal, which again was being probed in the United States, and certain things were revealed in one of the courts of New Jersey. Why did that happen then? Why does one turn a blind eye to Mr. Adani but not to Embraer and to Louis Berger? And who is protecting Adani? And why is he being protected? The reality is that ED, CBI, SEBI, and SEBI is actually under clause. SEBI has a bilateral agreement with the Security and Exchange Commission of the United States. It should ideally be probing and being launching a proactive investigation of its own. But SEBI, ED, CBI, Income Tax, Department of Revenue Intelligence, who is stalling a probe against Gautam Adani? The entire government, the entire government machinery. The BJP is all out to support Mr. Adani. You mentioned the word Adani. Forget about a detailed discussion on him under Rule 267. You mentioned the word Adani, and the government is too willing to adjourn both houses of parliament. Why is that so? Why is that being done? The reality is
that from this platform we ask for 4 things. Mr. Gautam Adani is saddled with charges of corruption, bribery and misdoings. Anybody else who would have faced those charges would have been probed by the agencies and arrested. Gautam Adani needs to be taken into custody immediately. There needs to be a detailed discussion on the charges he's facing in India's parliament, in the seat of policy making. Agencies, the ED, CBI, SEBI, need to launch an objective, fair probe against Mr. Adani for the charges he's facing, not just in the United States, but various countries across the globe. And last but not the least, the BJP, its ecosystem, and government officials, government ministers, MPs should stop defending a man who's tainted and who's only bringing to India disrepute, who's only bringing to India charges of corporate misgovernance, who's only bringing to India loss of credibility, erosion of credibility as far as our stock markets, as far as our rule of law is concerned. Why are you defending a tainted man is the question we asked on the stage. आपके सवालों का स्वागत है. सवाल अगर इस पर रहे तो मैं अनुग्रहित रहूंगी. मुझे लगता है हम अडानी का मुद्दा आज से नहीं उठा रहे हैं. हम अडानी का मुद्दा उस दिन से उठा रहे हैं जिस दिन से उनके खिलाफ स्टॉक मैनिपुलेशन का, ओवर इनवॉइसिंग का, राउंड ट्रिपिंग का, शेल कंपनीज के बड़े गंभीर चार्जेस लगे थे. ये पहली बार मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही हूं. मेरे सहयोगियों ने, मेरे नेता ने, मेरे अध्यक्ष ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है, लगातार चुनावी मंचों से इस मुद्दे को उठाया है और हम लगातार अडानी से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और देश की सरकार से ये आशा कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अडानी की जांच कीजिए. इसके चलते हिंदुस्तान की बहुत बेइज्जती हो रही है, हमारी साख गिर रही है. ये पहली बार नहीं है. हमारे लोगों ने अपनी सारी राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, हमने सदन में ये मुद्दा उठाया है और मेरे नेता राहुल गांधी ने जब अडानी और मोदी की बखिया उधेड़ी थी तो उनकी सदस्यता तक लेने का कुत्सित प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया था. तो हम अडानी का मुद्दा अभी से नहीं उठा रहे हैं. हम किसी से डरते नहीं है. हमें लगता है कि भारतीय उद्योग जगत में बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने विश्व में भारत का डंका बजाया है. लेकिन यहां तो डंका एक के बाद एक डील कैंसिल होने का, भ्रष्टाचार के आरोप का, रिश्वतखोरी का, जालसाजी का, हेराफेरी का बज रहा है. तो मुझे नहीं लगता कि हम इसमें चुपचाप बैठेंगे. भारत के सदन, भारत के संसद में अडानी के खिलाफ लगे आरोपों पर गंभीर और विस्तृत चर्चा होनी चाहिए. जितना सरकार उस चर्चा से भागेगी उतना ये क्लियर होता जा रहा है कि सरकार अडानी के बचाव में पूरी तरह से संलग्न है. सरकार और नरेंद्र मोदी इस भ्रष्टाचार के उतने ही दोषी हैं जितने खुद गौतम अडानी. Ma'am, do you believe it will lead to a parliament washout? This session could be a washout since both the opposition and the ruling party are locking horns regarding this issue. And will Congress hit the streets protesting for action against... you know, this particular term, washout, is a very favorite word of media. And I'm not talking about you, but I go and represent the Congress party across various news channels. I read newspapers in the morning. What is Parliament meant for? Parliament is not meant for pleasantries. Parliament is not meant for MPs to go and show bonhomie with each other or have a cup of steaming coffee. Parliament is meant for discussions on the most important issues that plague our nation, that plague our people. It took us a Herculean effort to get the government to speak on Manipur. The government doesn't want to discuss unemployment. The government doesn't want to discuss high prices. The government doesn't want to discuss income inequality. But when you have an Indian corporate who's facing criminal indictment charges and everybody knows of the proximity that he and Narendra Modi share, how are we expected to keep quiet? I mean, what do you expect the opposition to do? Pretend nothing has happened?
mean, Australia, Sri Lanka, Bangladesh, Kenya, France, Switzerland, United States, everybody is probing Adani. Everybody is cancelling deals. Everybody has leveled very, very serious charges. It raises questions on us. Is anybody in the government willing to come out and tell you that for the last 12 quarters FDI has been falling? Why is it falling? You know, this whole tom FDI arrived. Why is FDI falling? Because somewhere in the minds of investors, India as the preferred destination for investment, where rule of law, where fair practices, where corporate governance is incredible, has been eroded. And has been eroded because you have one crony capitalist who you want to create into a monopoly. You've created his monopoly in ports, in airports, in power purchase agreements. All of the Prime Minister's foreign trips seems to be a business deal to get Mr. Adani some new deals. How are we expected to keep quiet? And this matter is not just about corporates. This matter affects the people of this country. What was Mr. Adani trying to do? He was trying to bribe, and he did bribe. And let me tell you one thing. When the US documents say Indian officials, it does not mean Indian officials like we do, that bureaucrats. It means Indian officials as in Indian politicians at large. What was he trying to do? He was trying to coax all of these people to buy expensive electricity, and who would bear the burden of it finally? The people of this country. I very often fly to Lucknow. I was stunned to know that at the Adani airport in Lucknow, you have to pay over 3,000 rupees for a wheelchair. That's what creation of monopoly does. So what do you expect us to do? Look the other way, keep quiet, pretend nothing has happened? I mean, this is an issue which has huge ramifications for India's corporate sector, for India's markets, for India's small investors, for our credibility. Obviously, we're going to talk about this. And Parliament is meant to discuss these things. Parliament is not meant to tap your desks and shout Modi, Modi. मैं इसको हिंदी में भी बोलना चाह रही हूं. ये जो एक बड़ा शब्द है ना, ये वॉश आउट, ये मीडिया का बड़ा चर्चित, उनका बड़ा, आप लोगों का बड़ा ये प्रिय शब्द है. आपको बहुत अच्छा लगता है ये शब्द. और आपसे ज्यादा आपके जो कमांडो वॉरियर एंकर स्टूडियो में बैठते हैं, उनका तो बहुत ही उम्दा प्रिय है. रोज ऊपर लिख के आता है वॉश आउट, वॉश आउट. क्या है वॉश आउट? और भारत का सदन क्यों है? भारत का संसद किस लिए है? भारत का संसद गर्म कॉफी पीने के लिए, एक दूसरे से गलबैया करने के लिए. भारत के सदन में, भारत के संसद में जो सबसे गंभीर मुद्दे हैं, जो सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए. एक आपका उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी का चहेता है, ये सारी दुनिया जानती है. नरेंद्र मोदी के कहने से उसको श्रीलंका में, बांग्लादेश में, इजराइल में, कीनिया में हर जगह डील मिलती है. एक ऐसे उद्योगपति के खिलाफ संगीन आरोप यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की ग्रैंड जूरी ने लगाया है. 2 साल की जांच के बाद लगे ये आरोप. उसमें एफबीआई और एसईसी संलग्न है. दुनिया भर के देश, कीनिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जांच कर रहे हैं अडानी के खिलाफ. सब एक के बाद एक डील कैंसिल कर रहे हैं, उनका पैसा फ्रीज कर रहे हैं. और हमारे यहां हम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं हो. अगर सदन में इस पर चर्चा नहीं होगी तो चर्चा कहां होगी? क्योंकि इसके बड़े गंभीर परिणाम हैं. अडानी पर जो जांच लगी है और जो शिथिलता नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी के लोग और उनकी एजेंसियां दिखा रही हैं, वो पूरी तरह से भारतीय उद्योग जगत पर, भारतीय मार्केट पर, भारतीय इन्वेस्टर के लिए बहुत बुरा संकेत है. ये कहीं ना कहीं हमारी जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाता है. ये फेयर प्ले पर सवाल उठाता है. ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठाता है. और इसलिए इसकी चर्चा सदन में होनी चाहिए. हमें मशक्कत करनी पड़ी थी जब इस सरकार ने मणिपुर पर चर्चा करी थी, और आप सबने देखा था कि 36 सेकंड मणिपुर बोलकर प्रधानमंत्री निकल गए थे. ये सरकार बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेगी, महंगाई पर नहीं करेगी, आर्थिक असमानता पर नहीं करेगी, अडानी पर नहीं करेगी. तो मोदी वंदन करने के लिए सदन नहीं है, वो बीजेपी के हेडक्वार्टर में करिए. ओके, तो आप लोग केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, अच्छी बात है, सदन में उठा भी रहे हैं, लेकिन वो आक्रामकता नजर नहीं आ रही. हमने संसद में 2 दिनों में कोई प्रदर्शन नहीं देखा इस मसले पर कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के द्वारा. एक और दूसरा कि ये जो मामले जिन राज्यों का नाम इसमें लिया गया है उसमें एक तमिलनाडु भी है जहां इंडिया गठबंधन की सरकार है. रिश्वतखोरी के आरोप हैं. क्या डीएमके सरकार अपने स्तर पर इसकी जांच करवाएगा? आप लोग ये मांग करते हैं, और अगर इसमें तथ्य होता है, क्या ये मैं आपसे समझना भी चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं कि क्या डीएमके सरकार तमिलनाडु की
इस मामले में गिरफ्तारियां कर सकती हैं जो आप लोग मांग कर रहे हैं? सर्वप्रथम तो चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। हमें सकारात्मक भी रहना है, हमें रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन भी रहना है, हमें मुद्दे भी उठाने हैं। और अगर हम आक्रामकता करके वेल में आ जाएंगे तो आप ही लोग कहेंगे चलने ही नहीं दे रहे सदन, ऑपोजिशन के चलते वॉश आउट हो रहा है। तो हम अपने स्तर से बहस करने की मांग कर रहे हैं। रूल 267 के अंतर्गत हमारे अध्यक्ष ने नोटिस दिया है, तमाम नोटिस लोकसभा में, हमें बहस करनी है। अब उसमें आपको आक्रामकता दिखे ना या दिखे, बहस तो अडानी पर करनी पड़ेगी इस सरकार को, पहली बात। दूसरी बात, आपने तमिलनाडु की सरकार का नाम लिया, मैं तमिलनाडु नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की भी बात कर देती हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अगले दिन आके कहा था ये जो डील थी ये AIADMK की सरकार ने करी थी, इस पर कोई भी जांच करनी हो कर लीजिए। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी यही बात कही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राज्य जांच करेंगे या केंद्रीय एजेंसियां जांच करेंगी। जब ऐसे मामले पहले सामने आया, लुइस बर्जर केस हो गया, ब्राजीलियन कंपनी एम्ब्रेयर का केस हो गया, उसमें CBI ने जांच करी थी। तो अब CBI क्यों है? सिर्फ विरोधियों को काट खाने के लिए। अब CBI क्यों है? फलाना नेता है उसको जेल में डालो, CBI भेजो। अब CBI कोई जांच करने के लिए नहीं है। तो ये जो फ्रंटल बनाने का काम हुआ है उस पर भी हम सवाल उठा रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। हमारे नेताओं ने तो एक डोनेशन दिया था अडानी ने 100 करोड़ का, और वो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया था। हमने वो उनके मुंह पर दे मारा, हमें नहीं चाहिए भैया, इतने भ्रष्टाचार से घिरे आरोप से हमें पैसा भी नहीं चाहिए। हम तो उस तरह के लोग हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इतने संगीन आरोप लगे, हर बार कुछ बातें ऐसी होती हैं। आप लोग कोर्ट चले जाइए, आपकी बात अपनी जगह वाजिब हो सकती है, लेकिन केंद्र सरकार क्यों है? क्या केंद्र सरकार झुंझुना बजाने के लिए है? दुनिया भर के देश में डंका पीटा जा रहा है कि हमारे यहाँ एक घूसखोर है, उसने ये कांड किए हैं, उसके ये काली करतूते, काले कारनामे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या आंख में चश्मा पहन लिया है? क्या उनको ये दिखता नहीं है कि देश दुनिया भर में हो क्या रहा है? और ऐसी क्या फंसी है? अडानी और मोदी का ये कौन सा रिश्ता है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ त्याग कर अडानी को बचाने पर आमादा है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो हम लगातार पूछ रहे हैं। टीडीपी करे जांच, डीएमके सरकार अपना नीतिगत फैसला लेगी, लेकिन उन्होंने तो अगले दिन ही आकर कह दिया था, और अगले दिन आके उन्होंने तुरंत कहा था कि इसकी जो भी जांच होनी हो जाए, ये हमारी प्रीवियस सरकार ने निर्णय लिया था। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये है। और जहां तक टीडीपी की जांच की बात है, अगर टीडीपी जांच कर रही है तो बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि एक बैसाखी अगर बवाल करने लगेगी तो मोदी जी के लिए तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। मोदी जी तो अब बैसाखियों पर निर्भर है, और एक बैसाखी कह रही है कि आपके कलेजे के टुकड़े की जिस तोते में आपकी जान है उसकी हम जांच करेंगे। क्या करेंगे राजा जी? अब सवाल इस बात का है। जी मैम, बांग्लादेश को लेकर के जिस तरह के वहाँ हालात हैं और उनको जमानत नहीं मिल रही है पुजारी को इस्कॉन मंदिर के, और हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से वहाँ अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बयान जारी किया है, लिखित बयान, तो उसको मीडिया बाइट के लिए तौर पर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से उनका अरेस्ट हुआ, जिस तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज हिंदुओं के साथ वहां पर गलत चीजें हो रही हैं, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और हम नरेंद्र मोदी की सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि आप तुरंत मजबूत कदम उठाइए, अपने स्तर पर सरकार टू सरकार बात कीजिए, जिससे लोग प्रताड़ित होने बंद हो। बांग्लादेश से हमारी सरकार ने शांति बहाल करने के लिए, बांग्लादेश से लोग प्रताड़ित ना हो, लोगों को टारगेट ना किया जाए, उसके लिए अभी तक क्या कदम उठाए हैं? हम चिंतित हैं वहां की सिचुएशन देखकर, और हम पूरी तरह से उसकी भर्त्सना करते हैं। और हम इस सरकार से अपील करते हैं कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप इस पर बात करिए और इसका कोई समाधान खोजिए। और उनको मैं इंदिरा जी की याद जरूर दिलाना चाहती हूं। जिस इंदिरा जी को आप पानी पी पी के कोसते होंगे, इंदिरा जी का ध्यान कीजिएगा। जब हमारे पड़ोसी देश गलत करने लगे तो दुनिया की आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला और बांग्लादेश को जन्म दिया। आप वो सब तो नहीं कर पाइएगा, आप तो चीन का नाम ही नहीं ले पाते हैं, लेकिन हमारे जो लोग वहां फंसे हुए हैं, या वहां पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, या हिंदुओं के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो वहां पर जरूर कदम उठाइए। और सवाल है, बीजेपी ने कहा है कि
इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया की संसद ने कानून पास किया है कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे जो खराब कंटेंट है वो ना देखें। और हमारी हिंदुस्तान की संसद में जब अश्विनी वैष्णव इस बारे में कड़ी बात कर रहे थे कि हमको भी कानून बनाना चाहिए, उस समय विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे। तो हमारे जो विपक्षी सांसद है वो इसको लेकर गंभीर नहीं। आपने अश्विनी वैष्णव जी का सोशल मीडिया के मद्देनजर नाम लिया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक CPR करती हुई फर्जी वीडियो डाला था। उनको रील बनाने का बड़ा शौक है, इस उम्र में लगा है तो लत और भी बुरी है। तो रील बनाते बनाते उन्होंने एक रील डाली जिसमें एक व्यक्ति एक पूरी चेतना में एक आदमी का CPR कर रहा था, जिस पर डॉक्टर्स ने बहुत आपत्ति करी और अब उन्होंने अपनी वो रील डिलीट करी है। अश्विनी वैष्णव वो व्यक्ति हैं, जब लोगों की मौत हो जाती है रेलवे एक्सीडेंट में तो वो रील बनाने में मशगूल रहते हैं। तो अश्विनी वैष्णव किस मुंह से सोशल मीडिया की बात करेंगे? और सोशल मीडिया को सेफ बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उस सेफ बनाने में, सोशल मीडिया को ऑब्जेक्टिव बनाने में, सोशल मीडिया से नफरत न फैले, सबसे पहला कदम भारतीय जनता पार्टी को अपनी IT सेल बंद करके उठाना चाहिए। जिस तरह की नफरती, जिस तरह की भद्दी, जिस तरह की गंदी घिनौनी सेक्सुअल कमेंट्स उनकी IT सेल के लोग, उनके समर्थक जिनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं, वैसा कोई नहीं करता है। जिस तरह के वीडियो झारखंड में एक समुदाय के खिलाफ बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से डले, हाथ जोड़ के इस देश से माफी मांगनी चाहिए। सोच लीजिए इतना खराब था वो कि इलेक्शन कमीशन तक को वो डिलीट करने के आदेश देने पड़े। इनके लोग खुले आम महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज की बात करते हैं। इनके लोग लगातार गाली गलौज और गंदी घिनौनी बातें करते हैं। तथ्यों से, आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर सुरक्षित बनाना है तो बीजेपी की IT सेल को तुरंत बंद करना होगा। माई सेल्फ सिंह संगीता फ्रॉम 10 न्यूज़। मैम, आज के तारीख में अगर देखने जाए तो अदानी ग्रुप के शेयर्स एक बार वापस से बढ़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हैं? जी। शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव डोमेस्टिक छोटे निवेशक के लिए बड़ी अलग तरीके से होता है, और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं उनके लिए बहुत अलग तरीके से होता है। मैं शेयर मार्केट पे सवाल नहीं उठाना चाहती हूं, लेकिन डूबते हुए और लोअर सर्किट, अगर आप समझती हैं लोअर सर्किट हिट ना हो तो शेयर को कैसे बचाया जाता है, इसके बड़े हथकंडे होते हैं। उसको बचाने में LIC और IL&FS और हर तरह की सरकारी एजेंसी जुट जाती है और शेयर खरीदना शुरू करती है। कई बार प्रमोटर्स शेयर खरीदते हैं जिससे कि शेयर का लेवल संभला रहे। तो शेयर मूवमेंट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फैक्ट कि अडानी ग्रुप पर क्या आरोप लगे हैं। मूडीज और फिच ने अडानी को डाउनग्रेड किया है, यह बड़ी बात है। आउटलुक नेगेटिव देकर यह कहा है आगे और डाउनग्रेड होगा, अपग्रेड के तो सोचिए भी मत, यह बड़ी बात है। बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको शेयर संभालने का तरीका थोड़ा अलग होता है, वो ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मैं चर्चा कर लूंगी। धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका।